तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तांत्रिक। ये बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक कहानी है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इस कहानी में उस गाँव का नाम नहीं ले सकता। इस कहानी में कई और भी काल्पनिक आदि कहानी बनाई हुई है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कई साल पहले हिमालयों की ठंडी और सुनसान वादियों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालीनपुर। ये गांव चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था और चारों ओर घने जंगल और वन थे। यहाँ के लोग कहते थे कि यहाँ की हवा में ही कुछ अजीब सा रहस्य छिपा हुआ है। गांव वाले सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे, पर उनकी एक बात थी कि कोई भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। उस कारण का नाम था बाबा कालदास। बाबा कालदास एक तांत्रिक था। ये एक ऐसा तांत्रिक था दोस्तों, जिसके बारे में गांव में सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कोई भी उसे सामने से देखने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वह जंगलों के उस हिस्सों में रहता था जहाँ पर पेड़ों की शाखाएं भी सूरज की रोशनी को छूने से डरती हूँ। उसकी झोंपड़ी के आसपास हमेशा ही एक काला और धुंधला सा साया रहता था, चाहे दिन हो चाहे रात। गांव वालों का मानना था कि उसके पास काले जादू की विद्या है। उसके पास ऐसा जादू था जो ना कि शरीर को बल्कि आत्मा को भी अपने वश में कर सकता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत अब होती है जब गांव में एक नया परिवार आकर बसता है। परिवार शहर से आया था। रमेश, उसकी पत्नी सुनीता और उसके 12 साल का छोटा बच्चा, से काव्या कहते थे। रमेश एक सरकारी अफसर था जिसे नौकरी के सिलसिले में कालीपुर भेजा गया था। शहर की चाव और चकाचौंध से दूर इस गांव में आना उसके लिए सजा के बराबर था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। पूरे गांव वालों ने उनको आगाह किया था कि कालदास बाबा के बारे में कुछ ना पूछें और ना ही जंगल के कोई भी हिस्से में जाएं, और ख़ासकर जहां उसकी झोंपड़ी थी। लेकिन रमेश शहरी बाबू था। उसने इसे अंधविश्वास समझा और हंस दिया। उसे क्या पता था कि उसकी ये हंसी जल्दी ही एक चीख में बदलने वाली थी। पहली रात जब गांव में अपना घर लेकर परिवार अपने नए घर में सो रहा था, तभी अचानक काव्या को एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें हवा में बहती हुई आ रही थी। कभी कहीं फुसफुसाहट और कभी कहीं रोने की हल्की सी आवाज़। उसने अपनी मम्मी को उठाया और कहा, मम्मी, बाहर कुछ बोल रहा है कोई। अभी सुनीता उठी, उसकी पत्नी रमेश की, तो उसने खिड़की के पास झांककर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा में हिलते हुए पेड़ दिख रहे थे। उसने काव्या को चुप कर कर सुला दिया, लेकिन सुनीता का मन बेचैन था। उसे लगा कि हवा में कुछ सड़ने की महक थी जो पहले नहीं थी। अगले दिन रमेश काम पर गया और सुनीता अपने काम लग गई घर के। काव्या बाहर खेल रही थी और जब उसकी नज़र एक काले कौवे पर पड़ी, ऐसा लग रहा था कि वो कौवा बिल्कुल असामान्य नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और वो कौवा काव्या को एक झटक देख रहा था। तभी काव्या ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह तक से नहीं हिला। अचानक कौवे ने एक भयानक चीख मारी और उड़ गया। काव्या डरती हुई घर की ओर भागी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो कौवा जंगल की ओर उड़ता हुआ गायब हो गया। ये उसी दिशा में जा रहा था जहाँ कालदास बाबा की झोपड़ी थी। शाम को जब रमेश घर लौटा तो काव्या ने उसको पूरी बात बताई। रमेश ने इसे बच्चों की कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन अब सुनीता, जो कि बहुत ही समझदार थी, उसे अब कुछ गलत होने का एहसास हो गया था। उस रात जब पूरा परिवार सोने की तैयारी कर रहा था तो घर के बाहर एक अजीब सी छाया गूंजी। ये छाया इतनी तेज़ी से आई और गई कि किसी को ठीक से समझ भी नहीं आया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। घर की दीवारों से
एक खटखटाहट शुरू हुई। पहले हल्की हल्की थी, फिर तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवारों को खरोंच रहा हो। रमेश ने तभी हिम्मत कर दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा। जैसे वह दरवाज़ा बंद करने ही वाला था, हवा में एक ठंडक सी गूंजी और हल्की सी एक हंसी, इतनी डरावनी। ये हंसी सुनकर काव्या चीख पड़ी। टीना ने उसे तुरंत सीने से लगा लिया सुनीता ने, पर उसकी नज़र एक झट खिड़की पर ही थी। वहाँ कांच के पार दो लाल आंखें उन्हें ही घूर रही थी। सभी डर के मारे जैसे तैसे रात गुजरी। पिछली रात की घटना के बाद सुनीता और काव्या के घर में सन्नाटा पसर गया था। खिड़की पर वो लाल आंखें दिखती जो रात दिखी थी, किसी का भी दिमाग फट सकता था, इतना डर लग रहा था। वो आंखें दिमाग से ही जया नहीं रही थी। सुनीता की भी नींद उड़ चुकी थी और काव्या हर छोटी सी आहट पर चौंक जाती थी। रमेश, जो पहले इसे अंधविश्वास मानता था, अब वो भी चुप था। उस ठहाके और हंसी की गूंज उसके कानों में बार बार गूंज कर लौट रही थी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि कुछ शैतान था। जो हंसी ऐसी थी जो हवा को काट कर सीधे आत्मा तक कर पहुंच गई हो। सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी भी उस दिन कालीपुर में फीकी सी लग रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में फिर से वह सड़न सी लौट गई थी, और इस बार वो सड़न और भी तेज थी। रमेश ने तभी फैसला किया कि वो गांव वालों से बात करेगा। सुनीता और काव्या को घर पर छोड़कर रमेश गांव के चौपाल की ओर निकल गया। वहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे, जिनके चेहरे पर उदासी और डर का मिश्रण साफ दिख रहा था। रमेश ने जब उनकी ओर बैठकर अपनी रात की सारी बात बताई, तो एक बूढ़े ने उसकी ओर देखा और धीमी सी आवाज़ में कहा, तूने उसका नाम लिया था? अगर तूने उसका नाम लिया है तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कौन? रमेश ने इतना ही पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी ही मिली। फिर तभी अचानक एक दूसरा आदमी बोला, जंगल में जो रहता है उसका नाम मत ले, वह सब सुनता है। रमेश को तभी गुस्सा आया। उसने बोला, ये सब बकवास है, मैं खुद जंगल में जाकर देखूंगा कि वहाँ क्या है। तभी गांव वाले के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने नहीं माना। वह जल्दी जल्दी घर पहुंचा, अपनी पुरानी रिवॉल्वर और एक बैटरी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। इधर सुनीता और काव्या अकेले थे। दोपहर अब ढल रही थी और घर के बाहर हवा तेज हो गई थी। अचानक काव्या ने अपनी माँ को बुलाया। अब उसकी आवाज़ में बिल्कुल डर साफ झलक रहा था। मम्मी, वो फिर से आया। उसकी मम्मी ने घर के बाहर देखा। वही काला कौवा जिसकी आंखें लाल थीं, उनके घर के सामने बैठा था। वही लाल आंखों से उन्हें ही घूर रहा था। इस बार वो कुछ और ही कर रहा था, अपने पंखों से ज़मीन पर कुछ खरोंच रहा था। सुनीता ने पास जाकर देखा तो उसका दिल दहल गया। कौवे ने मिट्टी पर एक अजीब सा चिन्ह बनाया था। वह चिन्ह देखते ही सुनीता को एक पसीना ठंडा छूट गया। अभी अचानक वो पीछे मुड़ी और भागी। उसने काव्या को घर के अंदर किया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन शांति ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, घर के अंदर से एक बदबू फैलने लगी, कुछ लाशें सड़ने जैसी बदबू। सुनीता ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर काव्या चीखी, मम्मी, वो क्या है? सुनीता ने अपनी नज़र का पीछा किया रसोई के मेज़ पर, जहाँ कुछ देर पहले कुछ भी नहीं था, अब कुछ मुड़ा हुआ एक कागज़ दिख रहा था। सुनीता ने तभी कांपते हुए हाथों से उसे खोला। उसी पर वही चिन्ह बना हुआ था जो थोड़ी देर पहले कौवे ने बनाया था। नीचे लिखा था, वह तेरा सब कुछ देख रहा है, तेरा पति कभी घर वापस नहीं आएगा। लिखावट किसी इंसान की नहीं थी और ना ही लग रही थी। स्याही की जगह कुछ काला गाढ़ा पदार्थ था जो सूखा हुआ लग रहा था।
और दूसरी ओर रमेश जंगल में पहुंच चुका था। घने पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच रही थी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह उस जगह पहुंच जहां बाबा कालदास की झोपड़ी होने की बात कही जाती थी। बिल्कुल उसके सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके चारों ओर काला धुआं छाया जा कह सकते हैं थी। दरवाजे पर कुछ खोपड़ियाँ लटक रही थीं, कुछ जानवरों की, कुछ ऐसी जो इंसानों की लग रही थी। रमेश का दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसने कुछ देर के लिए दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैर जम गए। झोपड़ी के अंदर एक मिट्टी का ताबूत था, जिस पर मोमबत्तियां जल रही थीं। हर मोमबत्ती के नीचे खून के धब्बे दिख रहे थे। बीच में एक काला कोई चीज़ रखी हुई थी, जिस पर वही त्रिकोण और पंख का चिन्ह बना हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ वो थी, एक आकृति जो कोने में बैठी थी, एक बाबा कालदास। वो बाबा कालदास ही था। उसकी आंखें बंद थीं और वो अजीब से मंत्र बड़बड़ा रहा था। उसका चेहरा इतना सूखा हुआ था कि हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। रमेश ने उसके बात करने की कोशिश की। आप कौन हैं? हमारे घर पर बाबा जी क्या हो रहा है? लेकिन बाबा का कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसकी आंखें खुली और वो पूरी तरह काली थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें पुतलियां ही ना हों। रमेश एकदम से पीछे हटा, लेकिन तभी झोपड़ी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मोमबत्तियां की लो तेज हो गई और हवा में एक ठंडी सिरहन दौड़ पड़ी। बाबा कालदास धीरे धीरे उठा और रमेश की ओर बढ़ा, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, बाहर से एक भयानक चीख गूंजी। ये चीख किसी इंसान की नहीं लग रही थी, किसी दानव की लग रही थी। कुछ ऐसा जो जंगल के अंदर से आ रही थी। बाबा कालदास, वो तांत्रिक, रुक गया। उसकी काली आंखों से पहली बार कुछ दिखा, डर। उसने रमेश की ओर देखा और कहा, ये मैं नहीं हूँ, ये उसका काम है। भाग जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। तांत्रिक कालदास की ये बात, मैं ये नहीं हूँ, ये उसका काम है। भाग जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। रमेश के दिमाग में ये बात बार बार गूंज रही थी, और दूसरी ओर झोपड़ी के अंदर की ठंडी हवा उसके शरीर को अब जकड़ रही थी। बाहर से आई वो भयानक चीख अभी भी जंगल में गूंज रही थी, और हर बार वह और करीब महसूस हो रही थी। अब उस तांत्रिक कालदास की आंखों में भी डर साफ झलक रहा था, और ये देखकर रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि तांत्रिक, जिसे गांव वाले शैतान से कम नहीं मानते, किस चीज़ से इतना डर सकता है। तभी रमेश ने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो कौन है? लेकिन जवाब देने वाला पहले ही बाबा, वो तांत्रिक, अपनी हथेली हवा में उठाई जैसे कुछ सुन रहा हो। तभी अचानक झोपड़ी की दीवारें आसपास से हिलने लगी, पहले हल्के से, फिर जोर से, और फिर तेज। मिट्टी का चबूतरा भी अब कांपने लगा, और उस काले स्थान पर बना प्रनोक चिन्ह अब चमकने लगा, जैसे उसमें कोई आग जल रही हो। तभी उस तांत्रिक ने फुसफुसाते हुए कहा, वह आ गया। उसके कहते ही झोपड़ी का दरवाज़ा जोर से खुल गया। जब उन दोनों ने बाहर की नज़र डाली तो बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक काला कोहरा जो जोर जोर से और धीरे धीरे से उसे ही घूर रहा था। और दूसरी ओर गांव में सुनीता और काव्या के घर में उनकी हालत बद से बदतर हो रही थी। उसी कागज पर लिखा हुआ संदेश वो देख रहा है। अभी भी सुनीता के हाथ में ही था वो, और उनकी उंगलियां कांप रही थी। और काले कौवे ने फिर से खिड़की के बाहर चक्कर लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ और भी कौवे आए थे, करीबन 1 दर्जन, और उनकी आंखें भी लाल थीं। वह खिड़की पर चोर मार रहे थे, जैसे वो अंदर घुसना चाहते हों।
कांच पर धक्कों के साथ दरारें बढ़ रही थीं। सुनीता ने काव्या को गोद में ली उठाया और पीछे के कमरे में भागी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि बदबू अब और तेज आने लगी है, जैसे कोई जानवर मरा हो। दूसरी ओर कमरे के कोने में एक जहां पर पुरानी लकड़ी का बक्सा पड़ा था, अब वह और उसकी ओर बढ़ी। उसमें से काला गाढ़ा और तरल पदार्थ गिर रहा था, जो फर्श पर फैलता जा रहा था। ये खून नहीं लग रहा था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो हिल रहा था, जैसे उसने जान लो। काव्या ने चीखते हुए कहा, मम्मी वो हिल रहा है। सुनीता ने देखा कि तरल धीरे धीरे एक आकृति में उभर रहा था और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। ने तुरंत ही काव्या को पीछे धकेला और एक लोहे की राड उठाकर उस पर वार किया। दूसरी ओर जैसे ही वो राड उसके टकराई, वह गायब हो गई और हवा में कहीं ठराका फिर से गूंजा। हवा में जंगल में रमेश अब भागने की कोशिश कर रहा था। तांत्रिक कालिदास ने उसे धक्का देकर कहा, जाओ अपने परिवार को बचाओ, ये मेरी लड़ाई नहीं है। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। बाबा अब उस काले पदार्थ के सामने खड़ा था और अपने हाथों से कुछ मंत्र पढ़ते हुए। कोहरा अब पूरे झोंपड़ी के ओर फैल चुका था और उसमें दो लाल बिंदु चमक रही थी। वह वही आंखें थीं जो रात को उनके घर की खिड़कियों से दिखी थीं। रमेश ने अपनी पुरानी रिवॉल्वर निकाली और उस और निशाना साध दिया, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता, कोहरे से एक काला साया उभरा। ये कोई इंसान नहीं था, ये कुछ और ही था। एक लंबी काली टेढ़ी मेढ़ी आकृति के हाथ असामान्य रूप से लंबे और सिर पर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ वो लाल आंखें। तभी रमेश भागा। जंगल के पेड़ उसके चारों ओर से गुजर रहे थे, लेकिन हर एक कदम के साथ उसे लग रहा था कि वह साया उसके पीछे दौड़ रही है। हवा में अब सिर्फ सरसराहट नहीं थी, उसमें सांसों की आवाज़ अब सुनाई दे रही थी, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। वह अब घर की ओर दौड़ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे कुछ दिखा। जमीन पर वही चिन्ह बना हुआ था और उस चिन्ह के पास एक काला कौवा बैठा था। कौवे ने उसकी ओर देखा, उसकी लाल आंखें थी और उसकी ओर देखते ही वह जंगल की गहराइयों में उड़ गया। रमेश ने समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसने फैसला किया कि उसे पहले सुनीता और काव्या के पास पहुंचना चाहिए। वो कैसे तैसे घर पहुंचा और जैसे ही वह घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला पड़ा था। अंदर का मंजर देखकर उसकी तो जैसे सांसें ही थम गई। सुनीता और काव्या कोने में सिकुड़कर बैठी थी। उनके सामने एक काला साया जो अब पूरी तरह आकृति बन चुका था। ये वही साया थी जो जंगल में दिखी थी, लंबी टेढ़ी मेढ़ी और हैरानी। उसकी लाल आंखें अब सुनीता पर ही टिकी थी। तभी रमेश ने चीखते हुए कहा, उससे दूर रहो। तभी उसने रिवॉल्वर से गोली चलाई, लेकिन गोली उस साया को बीच में से गुजर गई, जैसे वो हवा हो। साया ने धीरे सिर झुकाया और उसकी आंखें अब रमेश पर टिक गईं। तभी बाहर से एक और आवाज़ आई, वह तांत्रिक कालिदास। वह जंगल की ओर से भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक पुराना तावीज़ था। तभी उसने चीखते हुए कहा, ये उसका शरीर नहीं है, ये सिर्फ उसकी छाया है, असली खतरा अभी बाकी है। साया ने बाबा की ओर देखा और एक पल के लिए वह गायब हो गई, लेकिन इसके साथ ही वह घर की दीवारों से फिर वही खटखटाहट शुरू हो गई और इस बार वो खटखटाहट इतनी तेज थी कि कान दर्द करने लग गए। रमेश, सुनीता और काव्या अपने घर के कोने में सिसके हुए थे। उनके सामने वह चेहरानी साया फिर से प्रकट हो चुकी थी और उसकी लाल आंखें अब और चमक रही थीं। दीवारों की खटखटाहट अब एक डरावने शेर की तरह हमला करने के लिए तैयार बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे दीवारों पर सैकड़ों नाखून एक साथ चिररा रहे हों। और तांत्रिक कालिदास बाहर खड़ा था। उसके हाथ में पुराना तावीज लटका हुआ था। उसकी आवाज़ कांप रही थी,
लेकिन वह चिल्लाया, ये उसकी आत्मा का टुकड़ा है, इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। रमेश ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या? आप बार बार उसकी बात क्यों कर रहे हैं? तभी तांत्रिक ने एक गहरी सांस ली और उसने कहा कि सालों पहले ये मेरी ही गलती थी। मैंने इसे आज़ाद किया था एक खतरनाक काले जादू की विधि के साथ, मुक्त संहिता। उसमें एक शक्ति का जिक्र है जो आत्माओं को बंधक या बंदी बना सकती थी। मैंने सोचा कि इसे मैं अपने वश में कर लूँगा, लेकिन मैं गलत था। वह शक्ति मुझसे भी बड़ी थी। उसका नाम था कालदास। ओह, मेरे जैसा ही नाम था, लेकिन उसको लोग कालनाग के नाम से बुलाते थे। वो कोई इंसान, ना आत्मा, ना राक्षस। वह अंधेरे की सजीव छाया जो हर उस जगह को नष्ट कर देती है जहाँ से उसे बुलाया जाता है। मैंने उसे जंगल में बांधने की कोशिश की थी। उस काले पत्थर में उसकी शक्ति का एक हिस्सा सील कर दिया था, लेकिन जब तुम इस गांव में आए, तुम्हारी मौजूदगी में उसे जगा दिया। ये प्राचीन चिन्ह उनकी पहचान है। वह कौवे उसके संदेशक हैं और ये छाया, ये सिर्फ उसका एक ही रूप है। काली कलंक अभी भी जंगल में है, बस अभी वो आज़ाद होने वाली है। सुनीता ने कांपते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? बाबा ने कहा, उस तांत्रिक ने, मुझे उसे वापस बांधना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी सारी शक्ति देनी होगी और तुम्हें इस गांव को छोड़ना होगा अभी। रमेश ने गुस्से में कहा, हम कहाँ जाएंगे? ये सब खत्म कैसे होगा? उस तांत्रिक ने जवाब दिया, मैं इसे ख़त्म करूँगा, लेकिन अगर मैं नाकाम रहा तो ये गांव नहीं बचेगा। इसके साथ ही तांत्रिक ने तावीज़ को हवा में उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज़ गूंजने लगी और छाया ने एक भयानक चीख मारी। घर की खिड़कियां टूटने लगी और बाहर बैठे सारे कौवे एक साथ हिलने लगे और चिल्लाने लगे। और छाया, वो भयानक राक्षस, धीरे धीरे सिमटने लगा, जैसे उसका अस्तित्व ही मिट रहा हो। लेकिन तभी जंगल से एक और जोर सा शोर आया। ये जमीन के हिलने की आवाज़ थी। रमेश ने तुरंत बाहर देखा। पेड़ उखड़ रहे थे और एक विशाल काया आकार कोहरा गांव की ओर बढ़ रहा था। ये था कालनाग का असली रूप। बाबा ने चीखते हुए कहा, भागो। तभी रमेश ने सुनीता और काव्या को उठाया और घर से बाहर दौड़ लगा। बाबा अकेला रह गया था। उसने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें उसका शायद खून था। उसने उसे काले पत्थर पर डाला और आखिरी मंत्र पढ़ा। कोहरा अब गांव की सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज रोशनी फूटी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि रमेश अपनी आंखें ढक ली और जब कुछ पल के लिए फिर उसने देखा तो कोहरा गायब था। कौवे आसमान में उड़ते हुए जंगल की ओर चले गए और वह भयानक शोर थम गया। लेकिन तांत्रिक कालदास वहाँ नहीं था। जहाँ वह खड़ा था वह सिर्फ उसका तावीज़ पड़ा था और पास में एक और चिट्ठी पड़ी थी। रमेश ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, मैंने उसे वापस बांध दिया है, लेकिन मेरी कीमत पर। जब मैं जा रहा हूँ और जहाँ मुझे कोई ना ढूंढ रहे। ये गांव अब सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। कालनाग की छाया अभी भी पूरी तरह मरी नहीं है। रमेश, सुनीता और काव्या ने उसी रात गांव छोड़ दिया। वह अपने पुराने शहर लौट आए, लेकिन उस रात की यादें उनके साथ हमेशा रहीं। गांव वालों ने बताया कि बाबा, या कह सकते तांत्रिक कालदास, फिर कभी नहीं दिखा। कुछ ना मानना था और कोई कुछ नहीं मानता था, लेकिन गांव वालों का मानना था बाबा या तांत्रिक कालदास जंगल में गायब हो चुका है। कुछ कहते थे कि वह हिमालयों की ऊंचाइयों पर चला गया है, लेकिन ये बात पक्की थी। उसके जाने के बाद कालीपुर में वह फिर से काला कोहरा नहीं दिखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।